हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन एंड द करंट अफेयर्स सीरीज। आज हम कुछ आर्टिकल्स देखने जा रहे हैं जो कि हमारी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे एडिटोरियल्स थे जो कि मेंस एनरिचमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहली न्यूज देखें तो PSLV C62 से रिलेटेड न्यूज है। ओके, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कि जो हम कुछ दिनों से न्यूज में पढ़ रहे थे, PSLV C62 EOS N1 के बारे में, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, वो अनफॉर्चुनेटली किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से अपने पाथ से डिविएट हो गई है। ठीक है, तो अभी उसमें क्या अपडेट है हम वो देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन से रिलेटेड। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के क्या, अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है वो CPI से रिलेटेड आई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इससे हम देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन है वो किस तरह से रिलेट कर रहा है CPI से, और अभी क्या हम मतलब जो रिपोर्ट आई है जो CPI की, उससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद इंडिया और जर्मनी ने एक डील साइन करी है यहाँ पर, और उस डील में क्या है, क्या देखने को मिला है और कौन से उसके पिलर्स हैं जिस बेसिस पर ये डील हो रही है, वो हम जानेंगे। इसके बाद ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। यहाँ पर बेसिकली हम विकसित भारत जो है हमारा, विकसित भारत का जो विजन है बाय 2047, इस विकसित भारत के विजन को लेकर हम अर्ली इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एडिटोरियल है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान है। ठीक है, जो नया बिल आया है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, जिसने काफी सारी ऐसी बॉडीज जैसे UGC बॉडी है, AICTE है, इन सारी बॉडीज को रिप्लेस करके एक अम्ब्रेला बॉडी क्रिएट करने की बात कही जा रही है। ठीक है, आगे कट्स एंड रेटिंग्स देखेंगे। ये बेसिकली सेंसर बोर्ड से रिलेटेड एक एडिटोरियल है, वो है। इसके बाद पैक्स सिलिका, ये क्या है? इट इज रिलेटेड विद सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। इसके बाद हम देखेंगे निपाह वायरस। निपाह वायरस और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है निपाह वायरस। ठीक है, प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है निपाह वायरस से, और और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, हम वो देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज आज की, PSLV C62 स्ट्रेस फ्रॉम फ्लाइट पाथ फेल्स टू लॉन्च सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पाई है जो PSLV C62 में जा रही थी। PSLV C62 एक लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले PSLV C61 ये भी फेल हो चुका था। ठीक है, तो लगातार दूसरा फेलियर हमें देखने को मिला है, और ये फेलियर क्यों हो रहे हैं ये हम आज जानेंगे इस पूरे एडिटोरियल एनालिसिस में। ठीक है, क्या है यहाँ पर, PSLV C62 लॉन्च हुआ, ठीक है, और वो अपने थर्ड स्टेज में, EOS N1 जो है अपने थर्ड स्टेज में था। तब इसमें से कुछ फ्यूल में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये जो पूरा मिशन है हमारा, जो इसका हम बहुत टाइम से न्यूज़पेपर में देख रहे थे, वो मिशन हमारा इनकम्प्लीट रह गया। तो कैसे हुआ ये समझते हैं। ठीक है, PSLV C62, PSLV C62। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि PSLV से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे लिए प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, PSLV की फुल फॉर्म जान लेते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वो लॉन्च व्हीकल है जो कि पोलर सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। इस लॉन्च व्हीकल से हम पोलर सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाते हैं। ये हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, PSLV C62 है। ठीक है, इसे नाम दिया गया था अन्वेषा, अन्वेषा नाम दिया गया था इसे। ठीक है, या इंग्लिश में इसे EOS N1 कहा गया था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1। ठीक है, अब जो PSLV होता है, अगर आप इसे समझेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये 4 स्टेज का होता है PSLV। यहां पर पेलोड रखा जाता है। पेलोड बेसिकली सैटेलाइट्स जो रखी जाती हैं वो यहां पर रखी जाती हैं, और इन ये जो होते हैं ये लॉन्च व्हीकल होता है, इसमें हम फ्यूल भरते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल होता है, सॉलिड लिक्विड, तो इस तरह से चलता है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। अगर आपने जो
शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे से इस चीज को डायग्राम से भी समझाया गया है, ठीक है। उस चीज को अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आएगा ये किस तरह से चलता है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड होता है। इसके साथ ही यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि ये इस तरह से जो हमारा स्टेज 1 था, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है और ये फोर्थ स्टेज। अब यहां पर हुआ क्या, फर्स्ट स्टेज सही से हुई, सेकंड स्टेज सही से हुई, थर्ड स्टेज में जाके हमें फेलियर देखने को मिलता है, ठीक है। थर्ड स्टेज में जाकर क्या होता है, पूरा जो मिशन था थर्ड स्टेज पे जाकर फेल हो जाता है, प्रोपल्शन नहीं हो पाता है और ये हमारा जो पेलोड है वो अपने अल्टीमेट गोल से डिफीट हो जाता है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ये है क्योंकि हमें जो समझना होगा, इम्पैक्ट इसका इंटरनेशनल पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा हो, हमने कल की क्लास में देखा था, हम इसमें केडीआई कैप्सूल भेज रहे थे, ठीक है, केडीआई कैप्सूल भेज रहे थे। अब ये जो केडीआई कैप्सूल पेलोड था ये यूरोप का था, किसका था, यूरोप का था। अब यहां पर यूरोप ने अपना पैसा लगाकर इस केडीआई कैप्सूल को बनाया और फिर इंडिया को दिया ताकि इंडिया उस केडीआई कैप्सूल को लॉन्च कर सके ऑर्बिट में। और इसी तरह से हमने देखा था कि इसके साथ करीबन 15 सैटेलाइट्स जो थी वो लॉन्च करी जा रही थी। अब ये 15 सैटेलाइट्स, बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स थी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करती थी। अब यहां पर हुआ क्या होगा, इन वैसे ये मिशन फेल हो गया है तो यहां पर इंश्योरेंस तो मिल जाएगा, इंश्योरेंस तो मिल जाएगा, लेकिन यहां पर एक ग्लोबल इमेज जो हमारी है वो टार्निश हो सकती है, उस पर थोड़ा सा विवाद हो सकता है क्योंकि हमने C61 के बाद C62 भी फेलियर कर दिया गया है यहां पर, इसलिए ये एक ग्लोबल इमेज का सवाल बन जाता है। क्यों बन जाता है, आप ध्यान से समझिएगा। जो भी सैटेलाइट्स बन रही हैं, सपोज ये एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट कोई भी नेशन बना रहा है, ठीक है, कोई भी कंट्री अगर सैटेलाइट बना रहा है तो आप समझेंगे कि अगर सैटेलाइट बन रही है तो ये किसके पैसों से बन रही है, बना सरकार रही है, लेकिन अल्टीमेटली पैसा किसका है, पैसा है टैक्स पेयर का। आप और हम जैसे लोग जो टैक्स भरते हैं उन टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है। भाई अल्टीमेटली कंट्री में कोई भी डेवलपमेंट होता है, कोई भी वेलफेयर स्कीम आती है, कोई भी रोड बनती है, कुछ भी होता है, अल्टीमेटली पैसा कहां से आ रहा है, पैसा आ रहा है टैक्स पेयर्स के मनी से। जो आप हम जैसे लोग, ज्यादातर मिडिल क्लास लोग जो टैक्स भरते हैं, सिर्फ मिडिल क्लास ही नहीं भरते तो अपर हायर क्लास के लोग भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स जो जिसके इशू होता है वो मिडिल क्लास को होता है। अब ये जो टैक्स पेयर का मनी जो सैटेलाइट्स में इन्वॉल्व हुआ, अब ये चाहे इंडिया की बात करें या फिर किसी भी कंट्री की बात करें, ये टैक्स पेयर का जो मनी है ये स्टेक पर लग रहा है, इस मनी पर सवाल उठ रहा है, ठीक है। यहां पर बेसिकली इसरो को और सरकार को, इसरो को और साथ में हमारी सरकार को एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, पारदर्शिता रखनी चाहिए। लेकिन हुआ यह है कि सरकार ने यहां पर पारदर्शिता नहीं रखी है। क्या हुआ था, जब PSLV C61 फेल हुआ था, ठीक है, तो यहां पर इसरो की तरफ से PMO को एक रिपोर्ट दी गई थी, फाइनल असेसमेंट रिपोर्ट दी गई थी, FAR, ठीक है, ये रिपोर्ट दी गई थी PMO को। अब यहां से हुआ ये कि ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं करी गई, बताया नहीं गया कि किन कारणों से PSL C61 फेल हुआ, ठीक है। ये कारण किसी भी पब्लिक को नहीं बताए गए, हमें पता ही नहीं है कि क्यों ये C61 फेल हुआ, ठीक है। जब हमें रीजंस नहीं पता, लोगों का हक बनता है, राइट टू इंफॉर्मेशन है हमारे पास, प्लस हमारा पैसा लगा है, अल्टीमेटली टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है यहां पर। अब जब पैसा लगा है टैक्स पेयर का और जब ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिक नहीं होती है, तब क्या होता है, दोबारा से एक और मिशन जो है C62 वो भी फेल हो जाता है। अब C61 के बाद C62 फेल हो गया। अब यहां पर ये है कि ये जो, अगर ये रिपोर्ट पब्लिक होती या इस रिपोर्ट में जो भी इन्वेस्टिगेशन आया था कि क्यों 61 फेल हुआ, तो शायद 62 फेल नहीं होता, ठीक है। अब जो भी टेक्निकल फॉल्ट्स हो रहे हैं या ये बार बार क्यों जो भी हमारे स्पेस मिशंस हो रहे हैं वो फेल हो रहे हैं, ठीक है, इस रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहिए। अब ये यहां पर जो इश्यू आ रहा है, अगर आप देखेंगे मेंस के आंसर में लिखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक को नहीं दी जा रही है, जबकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फंड हो रहे हैं टैक्स पेयर के मनी से, और जो टैक्स पेयर्स हैं उन तक ही ये रिपोर्ट नहीं पहुंच रही है, ठीक है। यहां पर ये दूसरा एंगल है, फर्स्ट ग्लोबल इमेज टर्निश हो रही है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो रही है। अगर हम C62 की ही बात करें,
PSLV C62 की ही बात करें तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है, हालांकि ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि इस वजह से ये मिशन फेल हुआ है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो रोल रेट डिस्टरबेंस हो गया है यहाँ पर। रोल रेट डिस्टरबेंस क्या हुआ? रोल रेट डिस्टरबेंस हुआ है। रोल रेट डिस्टरबेंस की वजह से बेसिकली क्या होगा, यहां पर हम सॉलिड फ्यूल यूज कर रहे थे, HDPV फ्यूल, इसमें कोई लीकेज हुई, जो HDPV फ्यूल है उसमें कोई लीकेज हुई। अब लीकेज होने के बाद क्या हुआ, यहां पर इसका प्रेशर नहीं बन पाया, प्रेशर ड्रॉप हो गया, प्रेशर ड्रॉप हो गया, थ्रस्ट नहीं बन पाई, थ्रस्ट नहीं बन पाई और थर्ड स्टेज जो है वो कोलैप्स कर गई, वो खराब हो गई पूरी तरह से। जो थर्ड स्टेज थी हमारी सॉलिड फ्यूल की वो खराब हो गई और यहाँ पर PSLV C62 जो है वो अपने आप में मिशन एज अ मिशन फेल हो गया। तो यहां से हमने ये चीज समझी, ठीक है, क्यों मिशन फेल हुआ। यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल जो था, ठीक है, इसे हमने ब्रेक डाउन किया कि किस तरह से इसका इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। ग्लोबल इंपैक्ट था, यहाँ पर जो भी कंट्री, बाकी कंट्रीज के, क्योंकि ये छोटा मिशन नहीं था, बहुत बड़ा मिशन था, क्योंकि हमने यहाँ पर 15 पेलोड्स भेजे थे अलोंग विद द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अन्वेषा। अन्वेषा के साथ साथ 15 पेलोड्स भेजना, जिसमें से कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के थे, कुछ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के थे, ठीक है। उनका फेल हो जाना किस तरह से हमारी ग्लोबल इमेज को टार्निश करता है। तो अल्टीमेटली जो ट्रस्ट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रेक डाउन हो सकता है इन फ्यूचर में फॉरेन कंपनीज जो हैं या प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो अब लॉन्च करवाने की सोचेंगी तो शायद वो झिझके इस चीज से। अगर ये चीज पब्लिक कर दी जाए कि ये पर्टिकुलर फॉल्ट की वजह से हुआ था, जो कि नहीं किया गया था, अगर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर मेंटेन करी जाती है तो हो सकता है वो ट्रस्ट दोबारा से रीबिल्ड हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला आर्टिकल समझा, ठीक है, दिस वाज द आर्टिकल जिसे हम डेली न्यूज में देखते आ रहे थे, ऑलमोस्ट एवरी नेक्स्ट डे हमने देखा था, ब्लूबर्ड 2 के साथ भी देखा था इस चीज को, ठीक है। हमने समझा भी था किस तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है, EOS-N1 और ब्लूबर्ड 2 क्या है, तो यहां से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से क्वेश्चन PSLV और GSLV के बारे में बन सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो इन्फ्लेशन की बात करी गई है यहाँ पर। रिटेल इन्फ्लेशन की 3 महीने की रिपोर्ट आ गई है दिसंबर तक की, ठीक है। और यहाँ पर आया है कि जो इन्फ्लेशन की रेट है CPI में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो इन्फ्लेशन की रेट रही है वो 1.33% रही है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। क्यों कम है भाई? इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, महंगाई कम है, हम इस चीज पे दुखी क्यों हो रहे हैं भाई? महंगाई कम हुई है ये तो अच्छी बात होती है, लेकिन इस चीज को हम समझते हैं एक एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से, एक ब्यूरोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से, किस तरह से इन्फ्लेशन कम हो जाना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब ये महंगाई क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है राइज इन जनरल प्राइस लेवल, राइज इन जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनरल प्राइस लेवल का बढ़ जाना उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। ये होता है इन्फ्लेशन, जब एवरेज प्राइस लेवल जो है हमारी कंट्री का वो बढ़ जाता है। अब इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन रेट से मेजर किया जाता है, इन्फ्लेशन रेट के थ्रू मेजर किया जाता है, ठीक है। अब इस टाइमलाइन को आप लोग समझेंगे। बेसिकली इन्फ्लेशन को कैटेगराइज किया है यहाँ पर। इन्फ्लेशन 0% भी हो सकता है और इन्फ्लेशन 0% से लेकर 4% भी हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लेशन 0% भी हो सकता है कि भाई महंगाई है ही नहीं मार्केट में, 0% महंगाई है, वहां से लेकर 4% तक की महंगाई है। इस 0 से लेकर 4% तक की महंगाई जो होती है इसे बोला जाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोला जाता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है इस चीज को, कि महंगाई जो है वो बहुत क्रीप, मतलब बहुत कम लेवल पे बढ़ रही है अभी। ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, दिस इज गुड फॉर इकोनॉमी, गुड फॉर इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अगर जो इन्फ्लेशन है वो अगर 2 से 4% के बीच में रहता है तो वो अच्छा माना जाता है, ठीक है, गुड फॉर इकोनॉमी है। भाई अच्छा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि अगर इतना इन्फ्लेशन रहेगा 2 से 4% के बीच में, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है, तो यहां पर क्या है, ट्रेडर्स जो है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो अच्छा एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे, डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे, इस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमी जो है हमारी बूस्ट होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी। समझ पा रहे हैं?
अगर इतना इन्फ्लेशन रहेगा 2 से 4% तक अगर महंगाई रहेगी, तो जो हमारे ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाए, एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट बनता है। डिसेंट अमाउंट प्रॉफिट से वो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने से हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। इस चीज को बोलते हैं हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन की जो डेफिनेशन है वो आप लिख लीजिए। हमारे इंडिया में जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, उन्होंने जो इन्फ्लेशन की लिमिट सेट कर रखी है वो कर रखी है 4% ±2%। ठीक है, इन्फ्लेशन या तो हमारा 2% होना चाहिए या 6%, इसके बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। ये चीज हमने कही थी। ठीक है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तभी हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। अब यहां पर हमारा मिनिमम टारगेट ही 2% है, लेकिन अभी हमने क्या देखा, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, 1.33% से मिला 1.33 है। इसलिए हम मायूस हैं कि जो हमारा अभी इन्फ्लेशन है वो कम रेट से बढ़ रहा है, और जो हम एस्टिमेट लगा रहे थे हमारी जीडीपी 7.8% से बढ़ेगी, 7.2% से बढ़ेगी, वो हम कैसे फुलफिल कर पाएंगे, इसलिए। ठीक है, तो ये थी पहली चीज, इन्फ्लेशन, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन था वो हमने समझा। अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन के आगे समझते हैं क्या होता है। 0 से 4% समझ लिया, 4% से लेकर 10% तक। अगर 10 से 4% तक का जो इन्फ्लेशन होता है इसे बोला जाता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? वॉकिंग इन्फ्लेशन। अभी तक क्रीपिंग था, क्रीपिंग मतलब रेंगना, अब वॉक करने लग गया है इन्फ्लेशन, चलने लग गया है। नाउ इट हैज स्टार्टेड वॉकिंग, अब वॉक कर रहा है इन्फ्लेशन। अभी तक क्या कर रहा था? रेंग रहा था, क्रीप कर रहा था। ठीक है, अब ये जब वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है, ये एक अलर्ट मैकेनिज्म होता है सरकार के लिए। अलर्ट मैकेनिज्म होता है सरकार के लिए कि अब कुछ स्टेप ले, अब जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, अब हमें इस महंगाई को रोकना है। इतनी महंगाई जो होती है वो अच्छी नहीं होती, अलर्ट मैकेनिज्म होता है। अब यहां पर होता है कि सरकार जो है अब कुछ स्टेप ले और इस महंगाई को कम करने की कोशिश करे। इसके बाद आता है आपका 60 से 50% तक का इन्फ्लेशन। ठीक है, 10 से ज्यादा हो जाए या 50 से कम हो जाए, इसे बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इसे बोला जाता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अब ये जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत डेंजरस होता है, डेंजरस फॉर इकोनॉमी। इसी को बोलते हैं महंगाई हद से ज्यादा बढ़ जाना। ठीक है, यहां पर जो होती है, यहां पर लोगों को सफर करना पड़ता है, यहां पे हो जाती है महंगाई बहुत ज्यादा खराब। ठीक है, इसी गैलोपिंग इन्फ्लेशन को रनिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, रनिंग, रनअवे, ये इसी इन्फ्लेशन के नाम है। आप एक बार लिख लीजिए इस चीज को, रनिंग, रनअवे, जंपिंग, हॉपिंग, ये सब इसी के नाम है। जंपिंग, हॉपिंग, ये इसी इन्फ्लेशन के नाम है। ठीक है, अब एक स्टेप आता है जब 50% से ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है। 50% की लाइन को जब क्रॉस कर लेता है तो इस इन्फ्लेशन को कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। क्या कहा जाता है? हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है इस चीज को। ठीक है, जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है इन्फ्लेशन, तब ये स्थिति आती है। ठीक है, यहां पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि हाइपर इन्फ्लेशन हुआ है दुनिया में? तो हाँ, हुआ है। क्या एग्जांपल्स हैं? 2008 की अगर हम बात करें, 2008 में जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था। 1923 में जर्मनी में हुआ था हाइपर इन्फ्लेशन। 2009 में वेनेजुएला में हुआ था हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कुछ। 2019 में वेनेजुएला में हुआ था हाइपर इन्फ्लेशन। अब हाइपर इन्फ्लेशन में होता क्या है, जब आपको इवन एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी बैग भर के नोट ले जाने पड़े, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, जब वो ये जो कंडीशन होती है, ये किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खराब कंडीशन होती है, और इससे उभरने के लिए बहुत समय लगता है। ठीक है, इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है? अगर हम मेजरमेंट की बात करें, इन्फ्लेशन को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दो तरह के इंडेक्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये मैन्युफैक्चरर लेवल पे होता है और ये कंज्यूमर के लेवल पे मेजर किया जाता है। ये मैन्युफैक्चरर के लेवल पे मेजर किया जाता है, ये कंज्यूमर के लेवल पे मेजर किया जाता है। इसमें सिर्फ गुड्स होते हैं, गुड्स को मेजर किया जाता है। यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, सेवाएं और सामान दोनों को मेजर किया जाता है। अब ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है। इसे कौन रिलीज करता है भाई? इसे रिलीज किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसे लॉन्च करते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है और याद रखिएगा ये मंथली बेसिस पर रिलीज किया जाता है सिर्फ, ठीक है। इट इज रिलीज ओनली ऑन मंथली बेसिस और ये होता है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। एनएसओ इसे कौन रिलीज करता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रिलीज करता है, जो कि मॉस्पी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये याद रखने वाली चीजें हैं। दो पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रख लिए। जो WPI होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, इसमें सिर्फ गुड्स कंसिडर किए जाते हैं, सिर्फ गुड्स कंसिडर किए जाते हैं, ओनली गुड्स। जो CPI होता है, इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों कंसिडर किए जाते हैं। इसको रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इसको रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। सरकार कौन सा यूज करती है? सरकार इसे यूज करती है, CPI को। जो इन्फ्लेशन की जो डेटा रिलीज होता है वो CPI के बेसिस पे होता है। हम गवर्नमेंट CPI को यूज करती है पॉलिसी बनाने में, ठीक है। अगर हम CPI के बारे में और देखें तो जो हमारा CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये 4 तरह का होता है। एक होता है एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए, एग्रीकल्चरल लेबरर लिख लीजिए आप, AL इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, CPI AL। एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए एक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। एक होता है RL की कैटेगरी में रूरल लेबर, ठीक है। एक होता है CPI रूरल, CPI अर्बन और CPI कंबाइंड, रूरल अर्बन दोनों को मिलाकर। ये चीज याद रखेंगे। CPI एक होता है AL, CPI IW, RL, ठीक है। ये याद रखेंगे। ये जो है आपका लेबर ब्यूरो रिलीज करती है, ये लेबर ब्यूरो रिलीज करती है। और जो हमें काम का है वो ये है, रूरल, अर्बन, ग्रामीण, शहरी, और ग्रामीण और शहरी का दोनों का मिलाकर कंबाइंड, ठीक है। ये होता है, ये NSO के द्वारा रिलीज किया जाता है, NSO। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, ये चीज आप याद रख लीजिए। CPI अर्बन, रूरल, कंबाइंड, ये NSO के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। यहां से हमने पूरी जो कहानी है वो समझी इसकी, कि क्यों ये 1.33 इन्फ्लेशन है, बहुत कम है, फिर भी हम लोग दुखी हैं कि इन्फ्लेशन बहुत कम है। इन्फ्लेशन को 2 से 4 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आया हो, होप आप सभी को ये चीज, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन, अब ये नेक्स्ट जो एक बहुत अच्छा सा एक आर्टिकल आया है हमारे न्यूज़पेपर में आज, एडिटोरियल है, ठीक है। अर्ली इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आप सभी जानते होंगे, निवेश, निवेश करना। तो जल्दी निवेश करना किसमें? बच्चों में निवेश करना, ठीक है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कल के पॉक्सो अधिनियम में। हमने चिल्ड्रन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो हमारा पॉक्सो अधिनियम है वो चिल्ड्रन को कैसे डिफाइन करता है। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे चिल्ड्रन में तो जो यही इन्वेस्टमेंट जो है भारत के भविष्य की चाबी है, ठीक है। यहां पर शुरुआत जो करी गई है वो एक बहुत अच्छे नोट पर करी गई है, ठीक है। इसे कैसे समझेंगे? यहां पर बात करी गई है कि भारत है, क्या है? भारत, जिसे हम इंडिया कहते हैं। हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है इन द आर्टिकल 1, ठीक है। अब यहां पर कहा गया है कि भारत के, इंडिया के 2 मकसद हैं। क्या है? एक तो हम विकसित भारत होना चाहते हैं, एक तो हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, डेवलप्ड नेशन। दूसरा हमारा कितने ट्रिलियन? 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 30 ट्रिलियन आई थिंक, ओके। 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं हम, ऐसी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं जिसकी 30 ट्रिलियन डॉलर की वर्थ हो। ये अर्थव्यवस्था हम बनना चाहते हैं, यहां पर बात करी गई है। और ये हम दोनों चीजें अचीव करना चाहते हैं 2047 तक। जब हमारी आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे तब तक हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनाना चाहते हैं। अब यहां पर जो लेखक हैं उनका कहना है कि अगर हम रोड पर ध्यान देंगे, हॉस्पिटल पर ध्यान देंगे, ठीक है, इंटरनेट पर, अच्छी टेक्नोलॉजी पर ध्यान देंगे, तो
एक तरह से हम डेवलप हो सकते हैं, लेकिन ये जो हमने जो गोल सेट कर रखे हैं ये सिर्फ इन चीजों पर ध्यान देकर पूरे नहीं किए जा सकते। ठीक है, सपोज अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, अच्छे स्कूल बना दिए, अच्छे कॉलेज बना दिए, ठीक है, अच्छे होटल्स बना दिए, सपोज आपकी जो सिटी है स्मार्ट सिटी बन गई, स्मार्ट सिटी बन गई तो भाई आपकी सिटी में अब मॉल खुल गए हैं, मॉल खुलने के साथ आपकी सिटी में अच्छे टूरिस्ट हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, रोड कनेक्टिविटी हो गई है, रेलवे स्टेशन बन चुके हैं, मोबाइल टावर्स लग चुके हैं, 5G आ रहा है आपके फोन में, कार्स चल रही हैं, ठीक है। जब ये बात कही गई है कि अगर हम सिर्फ इन चीजों पर ध्यान देंगे तो ये दो गोल जो हैं हमारे, इन्हें फुलफिल करना मुश्किल है। ठीक है, तो मुश्किल क्यों है ये इन्होंने बताया है। मुश्किल इसलिए है यहां पर क्योंकि हम जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। क्या है मुद्दा? यहां पर मुद्दा है ह्यूमन कैपिटल का। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, ठीक है। सिर्फ कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। जैसे सोशल कैपिटल, सपोज सोशल कैपिटल क्या होती है? सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी सपोज फॉर एग्जाम्पल आप हैं और आपके कई सारे दोस्त हैं, आपकी एक अच्छी नेटवर्क है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी आप किसी भी व्यक्ति को फोन लगा सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, तो आप, और या अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो आप किसी भी अपने फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, परेशानी का हल जान सकते हैं। तो ये होती है सोशल कैपिटल। इसी तरह से एक होती है ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ऐसी पूंजी जो मानवता की, मानव पूंजी जिसे बोलते हैं, ठीक है। यहां पर हम जो इंसान है उसकी कैपिटल में, उस पूंजी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर जो मानव है इनको बोला जा रहा है, जो बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य है, उनको हम ढंग से नहीं ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जो भविष्य है 2047 में, जो आज के बच्चे हैं वही 2047 में जाके हमारी इकोनॉमी में योगदान देने वाले हैं, ठीक है भाई। जो आज बच्चा है वही तो आगे आने वाले 2047 में जब हम जश्न मनाएंगे आजादी के 100 साल का, तब भाई इकोनॉमी की बागडोर किसके हाथ में होगी? उन्हीं लोगों के हाथ में होगी जो आज छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल में हैं, ठीक है, उन्हीं के हाथ में होगी बागडोर। अब जो ये बच्चे हैं इन पर हम प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा कहना है इस एडिटोरियल का, ठीक है। तो यहां पर जरूरत है ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने की, कि हम ये मानव पूंजी जो है इसमें प्रॉपर तरह से जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो कर सकें। अब यहां पर क्या निवेश नहीं हो रहा है? मिसिंग क्या है? मिसिंग लिंक की अगर हम बात करें, ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं हो रही है? ठीक है, हमारे पास कंक्रीट कोई रोड मैप नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, किसमें है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, हमें जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट में जो है बहुत फर्क है इन दोनों के बीच में। हमारे पास कोई एक पुख्ता, एक ऐसा रोड मैप नहीं है जो जिससे हम बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है और डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दे सके। अब कैसे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और क्यों ये ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने बात करी है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। यहां पर लेखक का कहना है ये कोई वेलफेयर की मुद्दा नहीं है, ठीक है भाई। हम कोई वेलफेयर स्कीम नहीं चला रहे हैं। सपोज आप कोई बच्चों के लिए स्कीम निकाल रहे हैं, ये वेलफेयर स्कीम चलाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। क्या है? एक सोच समझकर लिया गया निवेश है। आप लोगों ने सुना होगा पॉलिसीज के बारे में, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो होती है इंश्योरेंस वाली, ठीक है, LIC के बारे में सुना होगा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ठीक है। क्यों होती है ये चीज? हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल। सपोज मैं एक इंडिविजुअल हूं तो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जो है अपने फ्यूचर के लिए निकाल रहा हूं, उससे मैं एक पॉलिसी खरीद रहा हूं, ताकि जब मेरा रिटायरमेंट हो या मैं उस एज में जाऊं जब मेरा शरीर साथ नहीं देता है, तब मैं अपने पास ऐसे संसाधन जुटा सकूं जिससे मैं अपने रोजमर्रा के काम कर सकूं, ठीक है, मेरा रोज का खर्चा जो है वो निकल सके। इसीलिए इंश्योरेंस पॉलिसी, या कोई ऐसी आकस्मिक घटना हो जाए जिसका अभी कोई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, सपोज बहुत ज्यादा तबियत खराब हो जाए, उस केस में हमें पैसा चाहिए। तो लेखक का कहना है ये कोई वेलफेयर का काम नहीं है, ऐसी चीज नहीं है हम किसी की भलाई कर रहे हैं, भलाई कुछ नहीं है इसमें। ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है देश के लिए, क्योंकि आने वाली जो इकोनॉमी है वो कौन होल्ड करेगा? जब सारे लोग जो आज पॉलिसीज बना रहे हैं, जो आज काम कर रहे हैं, वो सब लोग तो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। 47 तक तो बहुत लंबा टाइम है। आज तो अभी तो 2026 की शुरुआत हुई है, 47 तो बहुत लंबा टाइम है। अब ये जो तब तक तो बहुत सारी चेंजेस आएंगे। तो जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए इन चिल्ड्रन में, ये हम नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। यहां पर ये बात करी गई है, बहुत सुंदर तरीके से ये पूरा आर्टिकल समझाया गया है। प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है। इसे कंप्लीट हो जाएगा 10 मिनट के लिए, प्लीज ध्यान देना है।
ठीक है, यहां पर WHO और यूनिसेफ, WHO और यूनिसेफ दो ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी जानते हैं। ये यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों के लिए और ये है हेल्थ के लिए, ठीक है। WHO और यूनिसेफ, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे WHO जो है और यूनिसेफ, इनकी स्थापना किस सन में हुई थी, ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहां पर है। WHO का कहना है कि जब कोई बेबी कंसीव किया जाता है, कंसीव किया जाता है, कंसेप्शन से लेकर, कंसेप्शन का जो पीरियड होता है वहां से लेकर, ठीक है, कंसेप्शन के पीरियड से, कि भाई हमने फैमिली प्लानिंग करी, हम दो लोग हैं, दो कपल हैं, उन्होंने फैमिली प्लानिंग करी कि लेट्स सपोज लेट्स हैव अ चाइल्ड, हम एक जो है बच्चा करने जा रहे हैं। वो कंसेप्शन जो है, कंसीव करना चाइल्ड को, जब एक चाइल्ड को कंसीव किया जाता है मदर की वूम में, जब गर्भ में उस बच्चे को कंसीव किया जाता है, उस समय से लेकर बच्चे के सेकंड बर्थडे तक, उस समय से लेकर बच्चे के सेकंड बर्थडे तक, ये कंसेप्शन से लेकर सेकंड बर्थडे तक क्या होता है, ये टोटल 1000 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 1000 डेज होते हैं। अब ये 1000 डेज क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें बोला गया है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ, ये भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूनिसेफ और WHO कह रहे हैं कि जो 100 डेज हैं कंसीव होने, बेबी जब कंसीव किया जाता है मदर के गर्भ में, मदर की वूम में, जब वो बेबी आता है, बनना शुरू होता है, उससे लेकर बेबी के सेकंड बर्थडे तक, जब तक वो 2 साल का नहीं हो जाता या हो जाती, ठीक है, तब तक इन 1000 दिनों को बोला जाता है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। यही वो 1000 दिन है जिन 1000 दिन में बच्चे का जो ब्रेन है, मस्तिष्क का बनना और विकसित होना, सब इन्हीं 1000 दिनों में हो जाता है, ठीक है। और इन्हीं 1000 दिनों में हम जो है ध्यान नहीं रखते हैं बच्चों का, ठीक है। इसी को बोला गया है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि यहां से ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हो जाती है, यहीं से डिसाइड होता है कि ये जो बच्चा है, ये जो चिल्ड्रन है, ये जो चाइल्ड है, ये आगे जाकर क्या करने वाला है। ऐसा कहते होंगे शायद, आपने कहावत या मुहावरों में सुना होगा, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ठीक है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है कि जो चाइल्ड है उसका जो भविष्य है वो पालने में ही दिख जाता है। जब वो छोटा सा होता है, बालक जब बच्चा छोटा सा होता है, तभी दिख जाता है कि वो आगे भविष्य में जाकर क्या किया। अब जो ये जो मुहावरा बनाया गया है, ये बिल्कुल इस पूरे एडिटोरियल से लिंक करता है, ठीक है, कि जो उसके पांव पालने में दिख जाते हैं, मतलब कि वो फ्यूचर उसका कैसा होने वाला है, ये हम उसके क्रैडल में, उसके पालने में देख सकते हैं, ठीक है। कैसे देख सकते हैं? तो यहां पर पूरा WHO और यूनिसेफ ने इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। ये 1000 दिन प्लस आप ले लीजिए टोटल 8 साल तक की उम्र की अगर हम बात करें, 1000 दिन प्लस 1000 दिन, 2000 दिन होते हैं हमारे, प्लस पुराने वाले 1000 दिन, ये मिल के बना देते हैं 3000 दिन। ये जो 3000 दिन होते हैं किसी भी बच्चे की लाइफ में, स्टार्टिंग के जो 1000 दिन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? यहां पे ब्रेन का आर्किटेक्चर होता है भाई। इन्हीं दिनों में दिमाग, अभी ब्रेन नहीं है, ब्रेन का बनना, ब्रेन का बड़ा होना, ब्रेन की फंक्शनिंग शुरू होना, सब कुछ यही होता है। ब्रेन का आर्किटेक्चर डेवलप हो जाता है, यहीं से डिसाइड होती है कि उस बच्चे की फिजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है, ठीक है, फिजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है, कॉग्निटिव एबिलिटीज, कि उसकी सोचने समझने की शक्ति कैसी होने वाली है, कैसा उसका दिमाग चलेगा, या वो तेज दिमाग का होगा या फिर उसे सोचने समझने में कोई दिक्कत आएगी, उसको इमोशनली कैसा होगा, वो इमोशनली स्ट्रांग होगा या इमोशनली वीक होगा, इमोशनल रेगुलेशन, ठीक है। इमोशनली वो बच्चा कैसा होगा, उसके जो इमोशंस होंगे वो कैसा होगा, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट सोशल स्किल्स, उसकी जो सामाजिक स्किल्स हैं वो कैसी होंगी। ध्यान से समझिए इस बात को। ये पूरे 3000 दिन होते हैं, ठीक है। पहले 1000 दिन, फिर बचे हुए 2000 दिन, जब तक बच्चा क्या बोलते हैं आपका 6 साल तक का नहीं हो जाता, तब तक 6 साल तक का बच्चा जो होता है, 5 से 6 साल तक का बच्चा, उसमें ही ये सारी चीजें डिसाइड होती है। क्या चीजें डिसाइड होती हैं? उसके ब्रेन का बनना, ब्रेन का बड़ा होना, और मस्तिष्क की जो मांसपेशियां हैं उसका ढंग से काम करना, उसका शारीरिक विकास, शारीरिक जो उसकी हेल्थ है, मजबूती है, वो कैसी रहने वाली है, उसकी कॉग्निटिव स्किल, सोचने समझने की क्षमता कैसी होने वाली है, इमोशनल रेगुलेशन उसका कैसा होने वाला है, और सामाजिक उसमें स्किल्स कैसी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि सपोज अगर अनफॉर्चुनेटली ये हमारे समाज की सच्चाई है, अगर कोई ऐसी फैमिली है जिसमें जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो रोज लड़ाई करते हैं, ठीक है, आपस में कभी कभी बहुत ज्यादा हाथापाई भी हो जाती है, और बच्चा छोटा है, ठीक है, बच्चा या बच्ची बहुत छोटे हैं, ठीक है, 3-4 साल के बच्चे हैं, उन्हें रोज सुनना पड़ता है कि उनके पेरेंट्स एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, पेरेंट्स पिताजी ने माताजी को मार दिया, ठीक है, पापा ने मम्मी को मार दिया, या जो भी हमारे पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं, ठीक है, बहुत मम्मी जो है वो रोए जा रही हैं, इस तरह के जो इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, तो आप ये सोचिए वो छोटे से बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव एबिलिटीज यहीं से डेवलप होना शुरू होती है, ठीक है, यहां से चाइल्ड ट्रॉमा का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, चाइल्ड ट्रॉमा बन जाता है। अब ये ट्रॉमा की वजह से जो उसकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं और जो उसकी सोशल स्किल्स हैं वो हैम्पर होने लगती है, ठीक है, उसे डर लगता है, उसे उसके मन में ये कंसीव आ जाता है, ये विचार एक घर कर लेते हैं कि भाई ऐसा ही होता है, इसलिए वो सोशली पिछड़ने लगता है। वो स्कूल में जाएगा तो वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जैसा रहेगा, वो किसी से बात नहीं करेगा, उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, ठीक है, इमोशनल रेगुलेशन उसके मतलब जब ट्रॉमा में होता है कोई व्यक्ति तो उसके इमोशनल जो होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो रेगुलेट नहीं रह पाते हैं, ठीक है, फिजिकल हेल्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। यहां से आप समझेंगे कि जो हमारा माइंड होता है वो माइंड ही डिसाइड करता है कि हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ कैसा रहने वाला है। सपोज दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो है वो उसने अच्छे तरह से अपने माइंड का विकास उसके पेरेंट्स ने उसे खेलने दिया है, और एक ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स ने उसे खेलने जाने तक नहीं दिया, ठीक है, बचपन में अपने प्रोटेक्शन में रखा है, 4 दीवारों के अंदर रखा है। अल्टीमेटली जो अंदर रहा है उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, फिजिकल एबिलिटीज है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ठीक है, फिजिकल हेल्थ उसकी अच्छी नहीं रहने वाली, ऐसा WHO और यूनिसेफ कह रहे हैं। अब यहां से क्या होगा अगर ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अब सपोज कोई एक बच्चा है जो कि वेल नरिश्ड है, ठीक है, जिसे बचपन में बहुत अच्छा नरिशमेंट मिला है, ठीक है, बहुत अच्छी केयर मिली है अपने पेरेंट्स के द्वारा, वेल नरिश्ड है बच्चा, ठीक है, वेल नरिश्ड है, इमोशनली सिक्योर किया गया है, ठीक है, उसकी जो इमोशनल नीड्स हैं उन्हें फुलफिल किया गया है, बच्चे को तड़पाया नहीं गया है यहां पर, ठीक है, कॉग्निटिवली स्टिमुलेटेड किया गया है, उसकी जो कॉग्निटिव क्षमता है उसको बढ़ाया गया है यहां पर। तो क्या होगा, वो बच्चा अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेगा, ठीक है, वो बच्चा क्या करेगा, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेगा, उसकी पढ़ाई में रुचि होगी, उसे सोते समय नींद नहीं आएगी, वो अपनी एजुकेशन को अच्छी तरह से कंप्लीट करेगा, यहां से वो स्किल्स एक्वायर करेगा, ही और शी विल एक्वायर स्किल्स, उस बच्चे में स्किल्स आएंगी, कुछ गुण बनना शुरू होंगे, ठीक है, एंड अल्टीमेटली द चाइल्ड विल पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन वर्कफोर्स, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी इनकम मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अच्छी इनकम मिलेगी, अच्छी जॉब करेगा वो व्यक्ति या करेगी, इनकम अच्छी होंगी, तो नेशनल लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, ये समझने वाली बात है। सपोज हमने देखा ना, एक बच्चा है, इमोशनली उसका ध्यान रखा गया, वेल नरिश्ड है, उसे अच्छा नरिशमेंट वाला फूड मिला, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स पर ध्यान दिया गया, उसने एजुकेशन कंप्लीट करी, अच्छी जॉब मिली, अच्छी इनकम है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो हमारी फ्यूचर स्पेंडिंग है ऑन मेडिकल वो कम हो जाएगी, हष्ट पुष्ट व्यक्ति होगा तो हमारी जो मेडिकल केयर है उस पर हमारा खर्चा जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, रिमीडियल एजुकेशन नहीं देनी पड़ेगी हमें, यहां पर, ठीक है, उसका खर्चा हमारा कम हो जाएगा, प्लस सोशल प्रोटेक्शन की भी जिम्मेदारी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। यहां से आप समझ पा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हेल्थ केयर पर इतना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो टैक्स का बेस है, जो टैक्स पेयर होंगे, अच्छा इनकम होगी, ज्यादा टैक्स मिलेगा सरकार को, ज्यादा टैक्स मिलेगा तो हम ज्यादा सैटेलाइट बेच पाएंगे, ठीक है, अच्छे लॉन्च व्हीकल हम बना पाएंगे, उसके बाद इससे हमारी पॉवर्टी कम होगी, इट विल रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी कम होगी भाई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, जेंडर इक्वालिटी होगी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, और अल्टीमेटली हमारा जो नेशनल इंपैक्ट है वो ऐसा दिखेगा, ठीक है, जहां पर हम मेडिकल केयर पे हमें कम खर्चा करना पड़ रहा है,
ठीक है, टैक्स बेस हमारा बहुत बढ़ रहा है, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, पॉवर्टी कम हो रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं वो होगी, जेंडर इक्वालिटी हमारे अचीव हो गया भाई। ये यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने कहा है, अब ये बिना डेटा के तो नहीं कहा होगा डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने। डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने कहा गया है, ऐसा देखा गया है यूएसए में, फिनलैंड में, ठीक है, और साउथ कोरिया में। हैप्पीएस्ट कंट्री, हैप्पीएस्ट कंट्री है ये, वर्ल्ड की सुपर पावर है। साउथ कोरिया भी डेवलप्ड नेशन है, बहुत अच्छा कर रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, काफी सारे इंडियन साउथ कोरिया जाते हैं जॉब के लिए, बहुत सारे हमारे इंजीनियर जो है वो साउथ कोरिया जाते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने ये कहा है, इन कंट्रीज को एनालिसिस करके बोला गया है कि हैप्पीएस्ट कंट्री, वर्ल्ड की सुपर पावर, ये सब इसी बेसिस पर निकल के आई हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जो चाइल्ड केयर है उस पर इन्वेस्टमेंट किया है, अर्ली चाइल्डहुड और डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट किया है यहां पर, ठीक है। अब जो हमारी एग्जिस्टिंग फाउंडेशन है भारत में, भारत में अभी क्या है वो देखते हैं। एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है जिस पर हम काम कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग फाउंडेशन जो है हमारी वो नई नहीं है, पुरानी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, कि जो बच्चे हैं उनकी मोर्टेलिटी, उनकी मौत ना हो इन्फेंट्स की, मदर जो है वो भी सेफ रहे, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 1992 में। 1992 में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। ये इनिशिएटिव है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, भाई ये चलाया गया प्रोग्राम, ये 1997 में आया था, ठीक है। इसके बाद हमारा नेशनल हेल्थ मिशन रिसेंटली, अब ये यहां, ये तो हमारा पुराना सिनेरियो था, ठीक है, पुराने सिनेरियो से हम लेटेस्ट सिनेरियो में आ गए, नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान, पोषण 2.0 अभियान, ये जो हमारे अभी जो इंडिया में चल रहे हैं वो ऐसे मिशन हैं। और बाकी जो स्टेट्स की जो स्कीम्स चलती हैं बच्चों की चाइल्ड एजुकेशन को लेकर, चाइल्ड हेल्थ केयर को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, फिलहाल हमारे पास ये इस तरह की स्कीम्स हैं, ठीक है। लेकिन ये स्कीम जो है अभी इनमें बहुत ज्यादा मिसिंग लूप होल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि क्या दिक्कत है, मेन दिक्कत क्या है, ये जो स्कीम बनी है ये यूनिवर्सल नहीं है, दे आर नॉट यूनिवर्सल, दे आर ओनली टारगेटेड। कैसे टारगेटेड है भाई, ये जो स्कीम है ये पुअर की हेल्प कर रही है सिर्फ। अब आप बच्चे, अब देखिए, एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, लोअर एंड अपर मिडिल क्लास, ठीक है, या फिर इसके अलावा हायर क्लास की भी अगर हम देख लें, हायर इनकम ग्रुप्स, बच्चे तो सारी क्लासेस में, लोअर स्ट्रेटा पर भी हैं, मिडिल स्ट्रेटा में भी हैं, हायर क्लास के भी बच्चे हैं। अब यहां देखा यह गया है, सरकार की जो स्कीम्स है ये पुअर बच्चों के लिए ही है। अब देखा यह गया है सबसे ज्यादा ओबेसिटी, मोटापा, लाइफस्टाइल डिजीजेस जो बच्चों में बन रही हैं वो इन बच्चों में बन रही हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, हायर क्लास के बच्चे हैं, इनमें देखा जा रहा है। अब सिर्फ हर चीज पैसा नहीं होती, तो यहां पर अगर इन लोगों के पास पैसा है, दैट डजंट मीन कि इनके बच्चे जो है वो स्वस्थ हैं, ठीक है। स्वास्थ्य का इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर बोला गया है कि जो सार्वभौमिक यूनिवर्सल होना चाहिए, जो स्कीम है वो हर बच्चे को टारगेट करनी चाहिए, चाहे वो पुअर हो, मिडिल क्लास का हो, अपर मिडिल क्लास का हो, चाहे हायर क्लास का हो, बच्चों को हमें इक्वली ट्रीट करना होगा, ठीक है। अभी जो हमारी स्कीम है वो उन्हीं बच्चों पर ध्यान दे रही है जो कि सरकारी फैसिलिटीज का उपयोग कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में है या सरकारी आंगनवाड़ी वगैरह से रिलेटेड है। जो अपर और हायर क्लासेस हैं इनमें ज्यादा बीमारियां देखने को मिल रही हैं बच्चों में, ठीक है। हमें चिल्ड्रन को चिल्ड्रन की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे पॉक्सो अधिनियम में, 2012 के अधिनियम में जेंडर न्यूट्रलिटी मानी गई है, ऐसे यहां पर क्लास न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, कि जो वर्ग है वो वर्ग विशेष को ना देकर बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है। यहां पर यह बात करी गई है। इसके अलावा जो
न्यूट्रिशंस मिसिंग है वो भी सबसे ज्यादा इसी क्लास में देखे गए हैं कि जो न्यूट्रिशनल मिसिंग है, ठीक है, लेस न्यूट्रिशियस फूड सबसे ज्यादा मिडिल और अपर क्लास के लोग ही खा रहे हैं। इसके अलावा और क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, मिसिंग लिंक्स, और क्या मिसिंग लिंक्स है कि भाई जो पेरेंट्स हैं या जो अभी कपल्स हैं, जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनमें अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है मतलब हेल्थ न्यूट्रिशन लेवल इनमें कम है, इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, स्ट्रेस में रहते हैं, इस तरह की चीजें हैं। इन एनवायरमेंट पोल्यूशन में रहना पड़ता है, पोल्यूशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है यहाँ पर, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा जीन म्यूटेशन होने के चांसेस हैं। यहां से जो जीन है वो म्यूटेट कर सकता है, ठीक है, और जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म डिजीज डेवलप हो सकते हैं बच्चे में, लॉन्ग टर्म डिजीज। पेरेंट्स या कपल्स में हेल्थ अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाते हैं, रोज जोमेटो करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, काम काज की बहुत टेंशन रहती है, पॉल्यूशन में रहते हैं, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर लोग, जीन म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म डिजीज बच्चों में बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके अलावा फैक्टर्स देखें तो हम देखेंगे पेरेंटल ओबेसिटी। जो अभी कपल्स हैं उनमें ओबेसिटी है, मोटापा है, ठीक है, सब्सटेंस यूज करते हैं, दे आर कंज्यूमिंग एल्कोहल, स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस है उनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बनने लग जाते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं उनमें, ठीक है, जो नॉन कम्युनिकेबल, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो पुअर रहता है, पुअर मेटाबॉलिज्म की कंडीशन हो जाती है यहां पर बच्चों में, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता, डिले डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट डिलेज, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाता है, उनका विकास प्रॉपर नहीं हो पाता, ओइंग टू पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पेरेंट में ओबेसिटी है, सब्सटेंस यूज करते हैं, इंटॉक्सिकेंट यूज करते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस है, इसकी वजह से होता है। अब ये तो पूरी उन्होंने गिना दी कि क्या क्या कमियां हैं जो हम विकसित भारत के हमारे रास्ते में जो रोड ब्लॉक है। अब हमें वे फॉरवर्ड क्या है, नीड क्या है। नीड की अगर हम बात करें तो पहली चीज यहां पर करी गई है प्री मैरिटल एंड प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, प्री मैरिटल एंड प्री कंसेप्शन, ठीक है, कंसीव करने से पहले, विवाह करने से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए फॉर यंग कपल्स, यंग कपल्स की काउंसलिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स हमें एस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट फैसिलिटीज, पेरेंटल काउंसलिंग एंड एजुकेशन, पेरेंट होना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके लिए काउंसलिंग और उनकी एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। आजकल क्या होता है, बच्चे को भूख लगी सेरेलैक, अब नाउ दिस सेरेलैक कैन बी बेस्ड अप, वो एक केमिकल सब्सटेंस भी तो हो सकता है, हमें नहीं पता वो नेचुरल प्रोडक्ट है या उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेंगे हम, दूध वाला पाउडर ले आएंगे, उस दूध वाले पाउडर को पानी में मिला के, अल्टीमेटली उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो ये इस तरह की एजुकेशन जो है ये देना पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्वालिटी केयर देनी होगी हमें बच्चों को, क्वालिटी केयर एंड लर्निंग सिस्टम बनाना होगा फॉर चिल्ड्रन, 6 साल तक के बच्चों के लिए यह सुविधा उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चाहिए हमें स्कूल्स का, एनजीओस और सीएसआर, इनका एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होना चाहिए, स्कूल एनजीओ जो अवेयरनेस है वो फैलाएं, सीएसआर फंडिंग हो, स्कूल्स में ये चीजें पहुंचे, ये इसका वे फॉरवर्ड बताया गया है पूरे आर्टिकल का, ठीक है, पूरा जो एडिटोरियल है वो हमने समझा है। अभी फिलहाल हमारे जो आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 21A है, वो इन चीजों पर स्ट्रेस डालता है संविधान का, और ये चीज बातें बताई गई हैं, आप ये वे फॉरवर्ड नोट कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट जो था वो इस पूरे आर्टिकल का जिस था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कट्स एंड रेटिंग्स की अगर हम बात करें, कट्स एंड रेटिंग्स क्या है
मूवीज से रिलेटेड है। यहां पर बात करी गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है, आप जब मूवी देखने जाते हैं तो मूवी से पहले एक सर्टिफिकेट डिस्प्ले होता है जिस पर लिखा होता है कि ये मूवी किसको देखनी है, एडल्ट्स के लिए मूवी है, 16 साल से तक के कम से बच्चों के लिए है या नहीं है। इस तरह का ये जो पूरा कैटेगरी डिसाइड करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है, यहां पर ये सिनेमेटोग्राफी रूल्स 2024 में इसके तहत भी आता है ये, और जो ओरिजिनली आया था, ठीक है, ओरिजिनली अगर हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, छोटी सी न्यूज है, बस इतना जानना आपके लिए काफी है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत जो है ये आता है। बेसिकली यहां पर आर्टिकल 19 जो है वो रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अल्टीमेटली मूवीज क्या है, मूवीज एक तरीके का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो समाज में चल रहा है उसके ऊपर हम मूवी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक मूवी आई होम बाउंड, वो होम बाउंड मूवी ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है। ठीक है, ऑस्कर क्योंकि वो बहुत अच्छी मूवी थी, वो हमारे समाज की जो हकीकत है उसको दर्शा रही थी। कास्ट सिस्टम को उसने बताया, किस तरह से सरकारी नौकरी के लिए बच्चे जो होते हैं अपना पूरा पूरा यूथ जो है वो गवा देते हैं, तो उसके क्या ड्रॉबैक्स थे, ये पूरा होम बाउंड मूवी में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर सोसाइटी का जो इमेज है, सोसाइटी की इमेज दिखाने वाली, मिरर दिखाने वाली मूवीज होती हैं जो कि आर्टिकल 19 के अंडर आती हैं, सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत चलती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। निपाह वायरस, निपाह वायरस के केसेस आए हैं। ठीक है, निपाह के केसेस डिटेक्ट हुए हैं बंगाल में। बंगाल में निपाह वायरस के केसेस आए हैं। आपके लिए जानना यह जरूरी है कि निपाह वायरस क्या होता है, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालेंगे निपाह वायरस। निपाह वायरस ये एक जूनोटिक डिजीज है। क्या है? जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज बेसिकली एनिमल्स से इंसान में आता है और फिर इंसान से इंसान में फैलने लगता है। ठीक है, जूनोटिक डिजीज, जैसे कोरोना वायरस था, बैट बॉर्न डिजीज है, ये चमगादड़ से फैलता है, चमगादड़ से फैलता है, बैट बॉर्न डिजीज है। ठीक है, आरएनए वायरस होता है, ये कौन सा वायरस होता है? आरएनए वायरस। ये आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, हैनिपा वायरस की कैटेगरी में आता है, आरएनए में भी हैनिपा वायरस। ठीक है, यहां से ये चीज देखेंगे, जूनोटिक डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमन में फैलती है और फिर ह्यूमन से ह्यूमन में फैलती है। ये बैट चमगादड़ से निकलने वाली डिजीज है। ठीक है, आरएनए वायरस जो कि हैनिपा वायरस होता है उससे होती है। ये आपके लिए मेंस से रिलेटेड, वो प्रीलिम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक है, इसके बाद पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका जो है, आपको सिर्फ इतना समझना है पैक्स सिलिका क्या है और क्यों ये न्यूज में है। ठीक है, पैक्स सिलिका की हम बात करें, ये यूएस लेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लेड 8 नेशंस, अभी फिलहाल में इसमें 8 नेशन है, 8 कंट्रीज शामिल हैं इस पूरे ग्रुप में। ठीक है, अरेंजमेंट है, ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है या एक अरेंजमेंट बनाया है। याद रखेंगे न्यूज में क्यों है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। यूएसए ने बनाया, क्वाड के चारों क्वाड में 4 देश हैं, क्वाड के सारे देश हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है। इंडिया को इससे बाहर रखा गया। ठीक है, क्यों बाहर रखा गया? ऐसा कहा जा रहा है, यूएसए ने ऐसा कहा है कि इस वजह से नहीं कि सैंक्शंस लगाए हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि यूएसए जिस तरह से इंडिया को इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है कि हम 500% टैरिफ आप पर लगा देंगे, और यूएसए का ये डिसीजन लेना कि उसने पैक्स सिलिका में इंडिया को इंक्लूड ही नहीं किया है। क्वाड के तीनों देश हैं, इंडिया को, सिर्फ इंडिया को छोड़ दे रहा। ठीक है, तो यहां से ये चीज दर्शा रही है कि यूएसए जो है इंडिया को अभी ये रियलाइज करवाना चाहता है कि किस तरह से वो उसकी बात मान ले, लेकिन ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ भी है। ठीक है, कि किस तरह से एक पर्टिकुलर देश, हम भी एक सोवरेन नेशन हैं, हम पर इस तरह की दादागिरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी है। देखते हैं इंडिया का इसमें क्या रुख रहने वाला है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ये बनाई गई है सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स।
इनमें कोऑपरेशन के लिए, ठीक है, ताकि क्रिटिकल मिनरल्स में कोऑपरेशन बने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें कोऑपरेशन बने, सेमीकंडक्टर में कोऑपरेशन बने। तो इन सारे जो कोऑपरेशन वाले ग्रुप्स हैं उनमें हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना सकें, वैसा ये यूएस का लेड 8 नेशन का एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है, जिसमें इंडिया को फिलहाल बाहर रखा गया है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोबारा से एक आर्टिकल आया है जो कि विकसित भारत पर क्वेश्चन कर रहा है कि किस तरह, क्या हम सच में विकसित भारत हो पाएंगे, ठीक है। यहां पर हायर एजुकेशन की बात करी गई है, हायर एजुकेशन रेगुलेशन की, ठीक है। न्यू एजुकेशन, पूरा आर्टिकल एक जिस्ट में समझते हैं क्या है आर्टिकल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यहां बात करी गई है कि पोएट थिरुवल्लार, पोएट थिरुवल्लार हैं, उनकी एक बुक थी, ठीक है, थिरुकुराल। इस बुक में इन्होंने कहा है एजुकेशन इम्पार्टेड, एजुकेशन इम्पार्टेड इज यूजलेस अनलेस, इज यूजलेस जब तक वन लर्न्स हाउ टू लिव विद द सोसाइटी। तो इन्होंने इस किताब में, इस अपने वर्क में कहा है कि शिक्षा तब तक अधूरी है, यूजलेस है, किसी काम की नहीं है, जब तक वो व्यक्ति को ये ना सिखा पाए कि समाज में किस तरह से रहना है, ठीक है, तब तक ये शिक्षा अधूरी है, ठीक है। यहां पर ये चीज बात करी गई है। अब ये पूरी जो कहानी आ रही है ये विकसित भारत को टारगेट करते आ रही है, क्या हम सच में विकसित भारत बन पाएंगे, ठीक है। यहां पर बोला गया है कि हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, उसके लिए हमने रिसेंट में जो हमें इजाफा देखने को मिला है, किसमें, यूनिवर्सिटीज में, कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज और हायर इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी संख्या तो बहुत बड़ी है, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बन गई हैं, बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं, महाविद्यालय स्थापित हो गए हैं, लेकिन रेगुलेशन जो है ये अपडेटेड नहीं हुई है, रेगुलेशन अपडेट नहीं हुई है। यहां पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो समझते हैं, ठीक है, आपको समझकर ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास 3 एक्ट थे, यूजीसी एक्ट था एक, तो यूजीसी एक्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक्ट था, एआईसीटीई ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। इसके अलावा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये 3 एक्ट थे, ठीक है। 1956, दिस वाज इन द ईयर 1987 एंड दिस वाज इन द ईयर 1993। अब सरकार क्या करने जा रही है, सरकार इन तीनों को खत्म करने जा रही है, ठीक है। बिल आया है, बिल का नाम क्या है, जिस बिल से ये तीनों चीजें समाप्त हो जाएंगी, तो बिल है आपका विकसित भारत, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 का विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 ये लाया गया है। इससे ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएंगी और ये एक इकलौती ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जिसके 3 पार्ट्स होंगे जो कि देखेंगे, ठीक है। उन तीनों को हटाकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करी जा रही है यहां पर, ठीक है। ऐसा कैसे किया है, यूनियन लिस्ट में जो 66 नंबर का जो एंट्री है वो बात करती है कि केंद्र सरकार जो है वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, रिसर्च एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इस तरह का एक्शन ले सकती है। ये याद रखेंगे, यूनियन लिस्ट जो 7th शेड्यूल का पार्ट है, किसका है, 7th शेड्यूल का पार्ट है, हमारे संविधान के 7वें शेड्यूल में आता है। यूनियन लिस्ट की 66 एंट्री के तहत ये बिल लाया गया है, जो अभी पास नहीं हुआ है लेकिन इसके पास होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये बात करी गई है यहां पर। इसमें बताया गया है कि इस बिल से इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, क्या होगा अगर ये बिल आ जाएगा तो। जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट है, जो बच्चों का एडमिशन लेना है वो बढ़ जाएगा यहां से, ठीक है। यूथ को एम्पावर करेंगे हम।
यूथ एम्पावरमेंट होगा, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस, अडॉप्शन ऑफ बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस होगा। इसके साथ मॉडर्नाइज करेंगे हम गवर्नेंस को, जो हमारी गवर्नेंस है उसे मॉडर्नाइज करेंगे। रिसर्च और डेवलपमेंट में हम इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि ये भी सिर्फ बिल है, इसलिए जो नॉर्मल फैक्ट्स हैं वही हैं। जो स्पेसिफिक फैक्ट्स की इस बिल में क्या होने वाला है, वो जब ये बिल अभी दोबारा सदन में आएगा तब हमें समझ में आएगा। तो यहां से सिर्फ आपको सिर्फ ये जानना है कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 आया है, जो कि यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को हटाकर एक बॉडी लेकर आने वाला है, ठीक है। तो ये बात यहां पर करी गई है। आगे चलते हैं। इंडिया जर्मनी ने एक पैक्ट साइन किया है डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर, ठीक है। इंडिया और जर्मनी ने डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, बेसिकली आप यहां एक ब्यूटीफुल पिक्चर देखेंगे, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी और जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ठीक है, ये पतंग उड़ा रहे हैं अहमदाबाद में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कल उत्तरायण का त्योहार है, मकर संक्रांति है, जहां पर सूर्य नारायण दक्षिणायन से हटकर उत्तरायण में आ जाएंगे। दक्षिणायन से हटकर उत्तरायण में आने का मतलब क्या है? दक्षिणायन मतलब साउथ, उत्तर उत्तरायण मतलब नॉर्थ। अब वो सदर्न हेमिस्फीयर से नदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो अभी तक जो सन है वो कहां पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में है। अब सदर्न हेमिस्फीयर से निकलकर नदर्न हेमिस्फीयर में जो सूरज है, सन है, वो आ जाएंगे, ठीक है। सन की एंट्री हो जाएगी नदर्न हेमिस्फीयर में और इंडिया में दोबारा से गर्मियां आ सकती हैं। क्योंकि आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिसमस मनती है, हमारे लिए क्रिसमस की इमेज क्या है? हम इंडियंस के लिए हमारे लिए क्रिसमस की इमेज है कि ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, ठीक है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं, ठंड। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में। अब सदर्न हेमिस्फीयर से नदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएंगे। तो ये जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है उसका उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी जी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हैं, ठीक है। यहां पर हमने डिफेंस कोऑपरेशन की बात करी गई है। इसमें डिटेल्ड न्यूज तो नहीं आई है, बस बात करी गई है डिफेंस कोऑपरेशन होगी। स्किल्ड प्रोफेशनल जो हैं, उनका आदान प्रदान होगा। स्किल्ड लोग इंडिया से जर्मनी जाएंगे, जर्मनी के स्किल्ड लोग इंडिया आएंगे। प्लस एजुकेशन से रिलेटेड हमने एक बात करी है यहां पर कि एजुकेशन, अभी साइंस सिर्फ डिफेंस कोऑपरेशन में हुआ है, उसके अलावा एजुकेशन को लेकर बात चल रही है, स्पोर्ट्स को लेकर बात चल रही है कि हम स्पोर्ट्स में भी दोनों देश जो है मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कंसल्टेशन मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, कंसल्टेशन मैकेनिज्म इंडो पैसिफिक के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसके लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड जो है इंडो पैसिफिक के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी इंडिया को, जो अभी हमने न्यूज देखी ये वाला पैक्स सिलिका, ठीक है, पैक्स सिलिका में इंडिया को नहीं रखा गया है, ठीक है। और क्वाड की जिस तरह से इंटररेगनम हो रहा है, क्वाड में इनकंसिस्टेंसी बन रही है, मीटिंग्स नहीं हो रही है, उसके लिए हम जर्मनी से आस लगा रहे हैं कि हम एक कंसल्टेंसी मैकेनिज्म बना सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, ठीक है। तो ये हुआ है, यहां से ये समझना है। और क्या इस पूरे आर्टिकल में अगर हम जाने, समझने की कोशिश करें, यहां पर इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, वो आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस जो प्रोग्राम हुआ है यहां पर गुजराती फोक डांस का जिक्र हुआ है, जो प्रीलिम्स में आ सकता है। उस गुजराती फोक डांस का नाम है बेड़ा रास। बेड़ा रास याद रख लीजिएगा, गुजराती फोक डांस बेड़ा रास। मैच द फॉलोइंग में बन सकता है। यहां पर कुचिपुड़ी डांस भी हुआ है, कुचिपुड़ी की भी बात करी गई है। आंध्र प्रदेश का डांस है, आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी। इसके बाद भरतनाट्यम, भरतनाट्यम की अगर हम बात करें, ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके बाद मल्लखम, मल्लखम अगर आपने देखा हो, पोल पर जिम्नास्टिक्स करते हैं, ये स्पोर्ट है, स्टेट स्पोर्ट है एमपी का, मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट है, ठीक है, मल्लखम, ठीक है। यहां से ये फोक डांसेस आपके लिए जरूरी हो जाते हैं समझना। इसके बाद देख लेते हैं जर्मनी की लोकेशन जरा। जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी में बहुत सारे जो हैं यूरोप में आता है जर्मनी, ठीक है, बहुत सारे नेशंस हैं। सिर्फ नेशंस के नाम आप एक बार देख लीजिए, याद नहीं करने हैं कि हम बिल्कुल याद करें इन नेम्स को, ऐसा नहीं करना है,
ठीक है, बस नाम याद रखने हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसमें आते हैं, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज कौन कौन से इसके बॉर्डर पे लगते हैं। एक तो है डेनमार्क, डेनमार्क है आपका यहाँ पर, पोलैंड है, डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक के अलावा ऑस्ट्रिया है इसका बॉर्डरिंग कंट्री, ऑस्ट्रिया के बाद स्विट्जरलैंड, याद नहीं करने हैं, बस आपको आइडिया होना चाहिए इन केस अगर पूछ लिया यूपीएससी में कि इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से हैं, तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, बेल्जियम के अलावा नीदरलैंड्स, ठीक है। ये जर्मनी के बॉर्डरिंग नेशंस हैं जो आपको एक बार गो थ्रू करने हैं, एक बार अपने एटलस में या गूगल पर सर्च करके एक बार मैप में आप ये चीज देख सकते हैं। बाकी हम जर्मनी को होलिस्टिकली भी कवर करेंगे, ठीक है, मैप के थ्रू। तो ये पूरा था आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, होप आप सभी को समझ में आया हो, ठीक है। आपने कुछ सीखा हो आज नया, अगर आप एस्पिरेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सीखना ही है, अगर नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, ठीक है। और कोई भी फीडबैक है प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।